नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में लाइक भी कीजिए, जो भी आपको उचित कमेंट लगता है क्लास लेने के बाद में आप कमेंट कीजिए और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि क्लासेस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसी क्लासेस आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। प्रामाणिक और जो भी कंटेंट है वो बहुत परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जितना हो सके जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप वीडियो को शेयर करते रहिए। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं बता दें कि वो अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखें, बहुत अच्छे रहेगी आपके लिए। और इसी के साथ में अगर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य मात्र इतना है कि आपकी क्लास अपलोड हो गई है ये नोटिस आपको मिल जाता है, आज कितनी क्लास अपलोड होंगी ये नोटिस मिल जाता है, और साथ में जो कवियों की पंक्तियां और उनके विषय में जो आलोचकों के कथन हैं वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स में PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करते हैं। ठीक है, इतना मात्र उद्देश्य है। बात करें कि आपकी तरफ से प्रतिक्रिया बहुत कम मिल रही है, कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ होने के बाद भी हम आपको पूरी क्लासेस दे रहे हैं, विधिवत दे रहे हैं। कोई कमेंट आया था किसी कैंडिडेट का, हम इसीलिए कहते हैं कि आप शुरू से क्लास हमारी देखिए। बसंत विलास का, अब आप देखिए कि हम इस समय रीति काल में चल रहे हैं, आप हमसे वसंत विलास की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जितने भी कैंडिडेट हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपकी जो क्लासेज है वो विधिवत रूप से दी गई हैं, कोई क्लास भी आपकी रोकी नहीं गई है। इस तरीके से क्लासेस दी गई हैं कि शायद पेड बैच में भी नहीं दी जाती होंगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप आदिकाल की अगर बात कर रहे हैं तो आप आदिकाल की क्लासों में जाइए। उसके बाद में आप देखिए थंबनेल पे ही लिखा रहता है कि किस में कौन कौन सी रचनाएं हैं या कौन कौन से कवि हमने किस क्लास में पढ़े हैं। ये सब इतनी विधिवत रूप से हम आपको दे रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, आपको पुनः अपनी उस क्लास में जाना पड़ेगा। आप आदिकाल में जाइए, आदिकाल में जाके आप वसंत विलास वाली क्लास में जाइए और तब उसमें देखिए कि हमने आपका कोई तथ्य नहीं छोड़ा है। फिर भी कमेंट था, जवाब हमें देना है। जब भी हमें कोई कमेंट आता है और हमें लगता है कि हाँ हम दे रहे हैं इसका जवाब, तो हम जवाब देते हैं। बसंत विलास में किसी कैंडिडेट ने रस पूछा था, तो बसंत विलास में करुण रस है। आई होप कि आप संतुष्ट हुए होंगे इस उत्तर से। इसमें करुण रस है। और समझना है, आप बसंत विलास की रचना को पढ़िएगा, उसमें एक कहानी के रूप में हमने बताया है, तो कुछ तथ्य वहाँ से भी क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा रस है, क्या लक्षण है, क्या कहानी की कथा है, कौन से पात्र हैं, कौन नायक नायिका है, ये सब आपको पता चल जाता है। चलिए बात कर रहे थे कि हाँ कुछ कैंडिडेट हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि मैम आप इस समय तक आप कोर्स कंप्लीट करा दीजिए, चाहे हमसे पैसा ले लीजिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमने एक कदम उठाया है, आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए। आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए कि कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। किसी को लास्ट मोमेंट पे क्लास मिले या कोई 1-2 नंबर से जब चयन से बाहर होता है उसको कहीं ना कहीं ये लगता है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं किसी को ये लगता है कि काश मुझे कोई पहले बता दिया होता ये किताब या इस कोचिंग के बारे में, तो मैं भी पढ़ लेती या मैं भी पढ़ लेता, तो मेरा भी चयन हो जाता। इसीलिए कहते हैं कि हो सकता है किसी एक के जीवन की आशा की किरण आप एक वीडियो शेयर करने के माध्यम से उस तक पहुंचा दें। आप जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारी क्लासेज ऐसा नहीं है कि हमने कोई पेड रखा है, हम किसी से पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के लिए हैं। और जब हमने आपसे कहा है कि हम पूरा कोर्स कराएंगे तो आप धैर्य बना के चलिए। आप ही की सुविधा के लिए हमने क्लासों की संख्या बढ़ा दी है। ज़्यादा समस्या कोई होती है, हेल्थ इश्यूज़ होता है, जिसकी वजह से हम 3 क्लास नहीं दे पाते हैं, वरना 3 क्लासेज आपकी चल रही हैं, प्रतिदिन 2 तो आपको मिलती ही हैं। ठीक है, तो आप इस तरफ से थोड़ा सा निश्चिंत रहिए कि आपकी परीक्षा कब है। आपकी परीक्षा से ज़्यादा हमें आपकी चिंता है, इसीलिए हम क्लासों की संख्या बढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्पीड में भी हम चलेंगे। अब जैसे कि इस समय हम बात कर रहे हैं रीतिकाल में, तो रीतिकाल में जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पे जो जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, आपके घनानंद हैं, देव हैं, भूषण हैं, बिहारी हैं,
केशव दास हैं, पद्माकर हैं, घनानंद हैं, बोधा हैं, आलम हैं। यहाँ से जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं यहाँ पे इनकी रचनाओं पे भी बहुत ज़्यादा हम फोकस करेंगे, लेकिन जहाँ से प्रश्न कम बनते हैं या उनकी रचनाओं विशेष को हम एक बार सरसरी निगाह में पढ़ते हुए निकल जाएंगे। आप 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें रीतिकाल में थोड़ा सा स्पीड से चलना होगा, क्योंकि 200 वर्षों का इतिहास और हमें कम से कम भी नहीं तो 10 से 12-15 क्लासों में इसको समेटना है। ठीक है, आप कोऑपरेट कीजिएगा। जो कथन है और पंक्तियां विशेष हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। यहाँ पे सिर्फ रचनाएं, रचनाओं की विशेषताएं, कवि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जो मतलब विशेषता रहेगी वो हम यहाँ पे आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने आज के रीतिकाल के टॉपिक पे। इससे पहले 2 वीडियो में हम देख चुके हैं रीतिकाल की विशेषताएं, रीति शब्द कैसे बना, अर्थ क्या होता है, समय क्या है, किन किन आलोचकों ने क्या क्या नाम दिए हैं, विद्वानों ने, ये सब हम देख चुके हैं। उदय के कारण, पतन के कारण विशेषताएं और कौन कौन सी विशेषताएं इसमें और भी थी ये देख चुके हैं। इसी के साथ में रीतिकाल को हमें किन बिंदुओं को लेके पढ़ना है ये भी हमने इससे पहली वीडियो में देख लिया था। और इसी के साथ में कवि केशवदास को भी हम इसमें पढ़ चुके थे। कवि केशवदास को हमने राम भक्ति काव्य में भी पढ़ा था, उनकी रामचंद्रिका को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अब रीति निरूपण हम पढ़ रहे हैं तो हम उनका रीतिकाल में भी हम उनको पढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं आज की अपनी क्लास पे। आज के कवि हैं हमारे चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी, समय की बात करें तो 1609 से 1680 ईस्वी। कहाँ? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। त्रिपाठी बंधुओं में 4 लोग आते हैं, मतीराम, भूषण, जटाशंकर और चिंतामणि त्रिपाठी। ये चारों भाई मतलब सहोदर यानी कि भाई कहे जाते हैं। चिंतामणि है, भूषण है, जटाशंकर हैं और आपके मतीराम हैं। बात करते हैं चिंतामणि त्रिपाठी के उपनाम की, तो मणिमाल इनका कहीं कहीं उपनाम मिलता है। पिता की बात करें तो इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। ये नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह, शाहजहां और दारा शिकोह के आश्रय में रहते थे। किन के आश्रय में रहे थे? 3 के में, भोसला राजा मकरंद शाह, शाहजहां और दारा शिकोह। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी 9 रचनाएं मानी हैं। आप अपने सीक्वेंस में लिखिएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 9 रचनाएं मानी है इनकी, जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह ने 4 रचनाएं मानी हैं। बात करें रचनाओं में, रसिक विलास है, छंद विचार पिंगल है, श्रृंगार मंजरी है, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवित्र रत्नाकर, रामायण, रस मंजरी। ठीक है, ये थी इनकी रचनाएं। रचनाओं में देखें, पहले नंबर पर रस विलास, छंद विचार पिंगल, पिंगल के नाम से भी आती है, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बन चुका है, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और बाकी को आप पढ़ के बच सकते हो। बात करें पहली रचना पे, रस विलास। रस विलास रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? नाम से प्रतीत हो रहा है रसों का इसमें विवेचन किया है। भानुदत्त की रचना है रस मंजरी, रस तरंगणी और धनंजय की रचना है दश रूपक व विश्वनाथ के साहित्य दर्पण इसका आधार है। कितनी रचनाएं इसका आधार है? साहित्य दर्पण, 10 रूपक और आपका रस तरंगणी और रस मंजरी। ये 4 रचनाएं इस रचना के आधार ग्रंथ हैं। या क्योंकि हम इस समय लक्षण ग्रंथों की बात कर रहे हैं, रीतिबद्ध कवियों को हम पढ़ रहे हैं, तो ये वो कवि हैं जिन्होंने दूसरों से आधार लेकर रचनाएं लिखी थी। तो रस विलास लिखी है, रस मंजरी, रस तरंगणी, 10 रूपक और साहित्य दर्पण, इन 4 रचनाओं के आधार पर रस विलास लिखी है। किसने? आपके चिंतामणि त्रिपाठी ने। बात करें श्रृंगार मंजरी, यह नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। श्रृंगार आपको पता है, श्रृंगार से संबंधित जब भी कोई ऐसा तथ्य रहेगा तो उसमें नायिका संबंधी ही वो रहेगा। बात करें कवि कुल कल्पतरु, महत्वपूर्ण रचना है, कई बार प्रश्न बना है, सीधे सीधे प्रश्न बना है कि सुमेलित कीजिए। नेट JRF में तो कम से कम भी नहीं 200 से ज़्यादा बार इसमें प्रश्न बना है। समय की बात करें तो शुक्ल जी ने 1707 विक्रम संवत समय माना है। यह 8 प्रकरणों में विभक्त है। इसका जो मतलब अध्याय हैं उनको प्रकरण कहा गया है। कितने में है? 8 में। यह कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में भी ये खंड काव्य है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के प्रताप रुद्र यशोभूषण, धनंजय के 10 रूपक, भानुदत्त की रस मंजरी व रस तरंगणी के आधार पर काव्य के दशांगों का वर्णन मिलता है। इसमें कवि ने काव्य के दशांगों का वर्णन किया है। प्रश्न बनेगा चिंतामणि त्रिपाठी ने अपनी किस रचना में काव्य के 10 अंगों का वर्णन किया है? तो आपकी है कवि कुल कल्पतरु। प्रभाव किस किस रचना का है इस पे? आपका मम्मट का काव्य प्रकाश है,
प्रताप रुद्र यशोभूषण विश्वनाथ का। धनंजय की 10 रूपक है, भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगड़ी। इन सभी का आधार किस रचना में है? तो कविकुल कल्पतरु। बात करते हैं छंद विचार पिंगल। प्राकृत पेंगलम तथा भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर के आधार पर कृष्ण चरित इसमें वर्णित किया गया है। किसमें? छंद विचार पिंगल, छंदों पर आधारित है रचना। प्राकृत पेंगलम और भट्ट केदार की रचना है वृत्त रत्नाकर। इसके 2 आधार इन्होंने लिए हैं छंद विचार पिंगल में, और साथ में इसमें कृष्ण का चरित्र वर्णित है। इससे पहले जब हमने देखी थी विशेषताएं, तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो श्रृंगार परक और जो नायिका भेद जो या एक तरीके से प्रेम तत्व जो लिए गए हैं वो भक्ति काल के किस आधार से लिए गए हैं आप देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले कवि की। बस आप कंजूसी ना करिए, आप हमें सहयोग देते रहिए। हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए अनमोल है। आपको हमारी क्लासें अनमोल लगी कि ना मुझे नहीं पता, लेकिन आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल है। तो आप अपना सहयोग हमें देते रहिए, जितना हो शेयर करते रहिए वीडियो को। बात करते हैं मतीराम की, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। जन्म की यदि बात करें तो संवत में है इनका जन्म 1674 से 1604 ईस्वी भी मिलता है। अगर ईस्वी में बात करें तो 1604 ईस्वी मिलता है। कहाँ? तिकवापुर उत्तर प्रदेश, कानपुर आप लगा लीजिएगा। निधन की बात करें तो निधन है 1710 ईस्वी, इतना ही मिलता है। निधन इनका संवत में नहीं मिला है, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं। ये सम्राट जहांगीर किसके आश्रय में थे? तो ये सम्राट जहांगीर बूंदी नरेश राव भाव सिंह हाड़ा, बूंदी नरेश राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश कौन है? ज्ञानचंद। बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश, बुंदेलखंड स्थित, वो इस पे ध्यान दीजिएगा, स्थित श्रीनगर, ये श्रीनगर के रहने वाले थे। श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला आदि के आश्रय में रहे थे, ठीक है। रचनाएं देख लेते हैं। रचनाओं में बात कर लेते हैं आपकी फूल मंजरी, दूसरी है लक्षण श्रृंगार, तीसरी है साहित्य सार, 4th नंबर पे रचना है रसराज, महत्वपूर्ण है रसराज। 5वें पे है ललित ललाम। 6ठे नंबर पे है सतसई, मतीराम सतसई भी कह सकते हैं आप इसको, और सतसई भी कह सकते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पे है अलंकार पंचाशिका, और 8वें नंबर पे है आपकी वृत्त कौमुदी, ठीक है। और इनकी जो ये रचनाएं हैं वृत्त कौमुदी और लक्षण श्रृंगार, ये उपलब्ध नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे की रचना इनकी है फूल मंजरी। विशेषता देख लेते हैं थोड़ा सा। शुरू में हम सारी रचनाएं लिखा देंगे, उसमें जो महत्वपूर्ण होंगी उनकी बात कर लेंगे। ये जहांगीर के आश्रय में लिखी पहली रचना है इनकी, ये जहांगीर के आश्रय में लिखी।
इसमें 60 दोहे हैं, लिखी है। इसमें 60 दोहे हैं, इसमें 60 दोहे हैं, 60 दोहे हैं, जिनमें प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम मिलता है, एक फूल का नाम मिलता है। किसमें? फूल मंजरी में, ठीक है। और जो फूल है, फूलों के माध्यम से भी नायिका के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है, ठीक है। और श्लेष वगैरह अलंकारों का इसमें प्रयोग है, ठीक है। श्लेष अलंकार प्रमुख है। बात कर लेते हैं ललित ललाम। देखिए, हर चीज़ हम लिखाएंगे नहीं, आप जब हम बोलते हैं आप उनके तथ्यों को भी नोट कर लिया कीजिए। ये अलंकार ग्रंथ है, क्योंकि अब डिमांड आ रही है कि समय से कोर्स कंप्लीट कराइए, हम तो उससे भी जल्दी कराने के उसमें हैं। ये भाव सिंह के आश्रय में, भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रहकर लिखी थी। इसमें 100 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं सतसई की। इसका समय मिलता है 1681 ईस्वी में, और ये बिहारी सतसई की प्रेरणा से लिखी गई है, प्रेरणा से लिखी गई है, ठीक है। और भोगनाथ के आश्रय में, भोगनाथ के आश्रय में लिखी। कोऑपरेट कीजिएगा, हम पहले ही बोल रहे हैं, अन्यत्र कमेंट आप ना कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या है कि मस्तिष्क डाइवर्ट होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं रसराज की। रसराज ये श्रृंगार रस के ही इसमें उदाहरण है, इसको छोड़ दीजिए। अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका ये कुमायूं नरेश ज्ञानचंद्र के आश्रय में, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी गई, आश्रय में लिखी गई थी। 99 अलंकारों का वर्णन है, 99 अलंकारों का वर्णन है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वृत्त कौमुदी। 5th नंबर पे है वृत्त कौमुदी। जितना महत्वपूर्ण है उतना ही यहाँ पे लिखाया जा रहा है, आप ऐसा ना कहिएगा कि मैम तथ्य छोड़ रही हैं। ये स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखी, आश्रय में लिखी थी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं 2 मिनट में। मतीराम का समय जो है, जन्म 1674 विक्रम संवत में है। ईस्वी में बात करें तो 1604 ईस्वी से 1710 ईस्वी इनका समय माना गया है, और तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद्र और बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला आदि के आश्रय में रहे थे। रचनाओं में फूल मंजरी महत्वपूर्ण है, लक्षण श्रृंगार भी याद कर सकते हो, साहित्य सार, रसराज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नहीं याद छोड़िएगा। ललित ललाम ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतीराम सतसई, अगर सीधे सीधे सतसई पूछता है तो वो बिहारी सतसई भी हो सकती है, लेकिन अगर मतीराम सतसई करके पूछेगा तो मतीराम की है। अलंकार पंचाशिका और व्रत कौमुदी, फूल मंजरी, अलंकार पंचाशिका, रसराज और ललित ललाम, ये तो आपको याद ही करनी है। बाकी रचनाएं इस तरीके से जो है क्रम में आप सब याद कीजिएगा। फूल मंजरी की बात कर ले तो ये जहांगीर के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखी थी। इसमें 60 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 60 दोहे हैं। इन 60 दोहों में 60 मतलब दोहों के अंत में कवि ने एक फूल का नाम रखा है और उस फूल के माध्यम से नायिका के सौंदर्य का चित्रण उसमें किया है। बात कर लेते हैं ललित ललाम की। ये अलंकार ग्रंथ है और भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रहकर लिखा था।
सतसई की बात करें, समय इसका मिलता है 1681 ईस्वी और ये बिहारी सतसई की प्रेरणा से लिखी गई है। किसके समय में? भोगनाथ, जो भोगनाथ हैं उनके उसमें लिखी गई है। बात कर लेते हैं अलंकार पंचासी का। ये कुमायूं नरेश ज्ञानचंद के आश्रय में रहकर लिखी गई थी और इसमें 99 अलंकारों का वर्णन मिलता है। वृत्त कौमुदी की बात करें 1701 ईस्वी समय मिला है और ये स्वरूप सिंह बुद्धेला के आश्रय में रहकर लिखी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले कवि कुलपति मिश्र की। कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र, थोड़ा स्पीड से हम चलेंगे, हम शुरू से ही बोल रहे हैं। ये बिहारी के भांजे माने जाते हैं, ये बिहारी के भांजे माने जाते हैं। ठीक है, ये जयपुर महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे। ये जयपुर नरेश महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रचनाएं। इनके विषय में जो एक एक दो दो कथन आलोचकों के हैं, शुक्ल के या बाकी इतिहासकारों के, वो हम आपको उसमें देंगे पीडीएफ में। रस रहस्य, समय है इसका 1670। दूसरी है संग्राम सार, संग्राम सार महत्वपूर्ण है। और तीसरी है द्रोण पर्व, द्रोण पर्व। चौथी है नखशिख। पांचवी रचना है इनकी युक्ति तरंगिणी, युक्ति तरंगिणी। वो इस पे ध्यान दीजिएगा, बार बार कह रहे हैं। 6 नंबर पे है दुर्गा भक्ति, 6 नंबर पे है दुर्गा भक्ति चंद्रिका, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। दुर्गा सप्तशती का पदबद्ध अनुवाद है, दुर्गा सप्तशती का पदबद्ध अनुवाद है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रस रहस्य की। रस रहस्य यह सर्वांग निरूपण, सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, और मम्मट के काव्य प्रकाश, मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण। विश्वनाथ का कौन सी रचना है? ग्रंथ है साहित्य दर्पण। और केशव की रसिक प्रिया, केशव दास की रसिक प्रिया के आधार पर रचित है। ठीक है, और जो संग्राम सार है, संग्राम सार का लिख लीजिए। संग्राम सार जो है ये महाभारत के द्रोण पर्व पर आधारित है। महाभारत के द्रोण पर्व पर, द्रोण पर्व का पदबद्ध अनुवाद है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र। ठीक है, बात करते हैं रचनाएं। देखिए, जिसका जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हम लिखवा रहे हैं, अन्यत्र की कमेंट आप हमें ना कीजिएगा। ठीक है, वृत्त विचार 1671। दूसरे नंबर पे बात करें रसार्णव,
तीसरे नंबर पे बात करें रस रत्नाकर। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो अध्यात्म प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश। 6 नंबर पे बात करें तो श्रृंगार लता, श्रृंगार लता। 7वें नंबर पे बात श्रृंगार लता, अच्छा हम भी तो कहे काउंटिंग कैसे होगी, 5वां। 6 नंबर पे बात कर लें तो दशरथ राय, दशरथ राय, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसमें वृत्त विचार, महत्वपूर्ण है इनकी वृत्त विचार। जिन रचनाओं के विशेषता से प्रश्न बनेगा वहां तक हम आपको लिखवा रहे हैं। अब आप हमसे ये ना कहिएगा कि मैम सबकी आप व्याख्या दीजिए, ठीक है। छंद निरूपक ग्रंथ है, छंद निरूपक ग्रंथ है। यह 4 परिच्छेदों में विभक्त है, 4 परिच्छेदों में विभक्त है, में विभक्त है। राजा राम सिंह के आश्रय में, राजा राम सिंह के आश्रय में लिखी, ठीक है। बात कर लेते हैं अध्यात्म प्रकाश। अध्यात्म प्रकाश शंकराचार्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन, शंकराचार्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन, सिद्धांतों का विवेचन, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी तथ्यों पे। कुलपति मिश्र ये बिहारी के भांजे माने जाते हैं। अगर रीतिकाल में मामा भांजे का अगर रिलेशन पूछा जाता है तो यही है। ये जयपुर नरेश महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे, ठीक है। रचनाओं की बात करें, रस रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है। 1670 ईस्वी की संग्राम सार, द्रोण पर्व, यहाँ से प्रश्न बन चुका है। नक्सिक, युक्ति तरंगिणी आप देख सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी भी महत्वपूर्ण है और इसमें दुर्गा सप्तशती का पदबद्ध अनुवाद किया गया है। बात कर लेते हैं रस रहस्य की। यह सर्वांग निरूपण का ग्रंथ है। मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशव की रसिक प्रिया के आधार पर यह रचना है। कौन सी? रस रहस्य है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा हम आपको थोड़ा सा रुक के बता दें। रचना दी हुई होगी आपकी रस रहस्य। निम्नलिखित रचना पर किसका प्रभाव, किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि पेपर इस तरह का बनने लगा है। कौन सी रचना सर्वांग निरूपण है, कौन सी अलंकार प्रिय है, कौन सी छंद प्रिय है। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न बना है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना छंद से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं संग्राम सार की। तो ये महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद इसमें किया है कुलपति मिश्र ने। सुखदेव मिश्र की बात कर ले तो इनकी रचनाएं हैं वृत्त विचार, महत्वपूर्ण है। रसार्णव देख सकते हैं, रस रत्नाकर, अध्यात्म प्रकाश, श्रृंगार लता और दशरथ राय, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वृत्त विचार, रसार्णव और रस रत्नाकर ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। अध्यात्म प्रकाश को भी आप देख के रखिएगा क्योंकि इसमें शंकराचार्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। वृत्त विचार की बात कर ले जो महत्वपूर्ण है 1671 ईस्वी की, ये छंद निरूपक ग्रंथ है। यह 4 परिच्छेदों में महत्वपूर्ण है, 4 परिच्छेदों में विभक्त है। राजा राम सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने ये भी लिखी थी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक कवि को और देख लेते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा स्पीड में चलना होगा क्योंकि रीतिकाल के 200 वर्षों के इतिहास को हमें एक साथ समेटना है। बात कर लेते हैं तोष निधि, तोष निधि, ठीक है। रचनाएं हैं इनकी, कुछ की हम सिर्फ रचनाएं देखेंगे जहां से प्रश्न बनता है। सुधा निधि, सुधा निधि समय है 1634 ईस्वी, ठीक है। 50 छंदों में
560 छंदों में नायिका भेद विवेचन किया गया है। नायिका भेद वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। दूसरे नंबर पे इनकी रचना की बात कर लें तो नखशिख। तीसरे नंबर पे बात करें तो विनय शतक, ठीक है। अगले रचनाकार की बात कर लेते हैं रसलीन की, ठीक है। रसलीन में देखते हैं क्या है। समय जो है इनका 1694 से 1750 इनका समय माना गया है। ये अच्छे संगीतज्ञ थे, इनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी था, ठीक है। माना जाता है कि ये राम चैतोनी युद्ध में मारे गए थे। राम चैतोनी युद्ध में मारे गए थे। देखिए प्रश्न बन जाता है कभी भी जब इतिहास ग्रंथों में होता है, यही से प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि राम चैतोनी युद्ध में मारा गया था। बात कर लेते हैं अब इनकी रचनाएं। पहली है अंग दर्पण, समय है 1737, ठीक है। 180 दोहों में नखशिख वर्णित है। इसमें 180 दोहों में नखशिख वर्णन मिलता है। दूसरी रचना की बात कर लेते हैं रस प्रबोध का समय 1742 ईस्वी है। 1117, कहीं कहीं पे 1104 भी मिलेंगे। दोहों में रस विवेचन मिलता है। ठीक है। तो ये थे आपके आज के रीतिकालीन कवि। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। चलिए बात कर लेते हैं तोषनिधि। आपको रीतिकाल में बहुत छोटे छोटे कवि मिलेंगे और उनकी सिर्फ रचनाओं में भी जो महत्वपूर्ण है वही हमें पढ़ना है। गुण बहुत है। तोषनिधि की यदि बात करें तो इनकी रचना है सुधानिधि, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है। नखशिख इतनी महत्वपूर्ण इनकी नहीं है। विनय शतक को आप देख के चल सकते हो। वैसे इनकी एक ही रचना महत्वपूर्ण है, सुधानिधि। बाकी को आप पढ़े रहिएगा क्योंकि विकल्प काटने में रचनाएं सहायक होती हैं, हम पहले से बताते हुए आ रहे हैं। सुधानिधि 1634 ईस्वी की रचना है। 560 दोहों में इसमें नायिका भेद का वर्णन तोषनिधि ने किया है। बात कर ले रसलीन की। रसलीन से प्रश्न बनता ही बनता है रीतिकालीन में। देखिए रीतिकाल से बहुत ज़्यादा प्रश्न अब बनने कम हो गए हैं, लेकिन देखिए कहा कुछ भी नहीं जा सकता है। आगामी परीक्षाओं में हो सकता है कोई पेपर सेटर बैठे और उसका रीतिकाल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो रीतिकाल से ही पेपर सेट कर लेगा आधे से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं तो एक एवरेज में प्रश्न उठा लेंगे वो वहाँ से, ठीक है। तो रसलीन इनका समय 1694 से 1750 ईस्वी माना जाता है। ये अच्छे संगीतज्ञ थे रसलीन। इनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी। देखिए ये नाम से तो कम से कम भी नहीं, टीजीटी, पीजीटी, बीएड, यूपी टेट, सुपर टेट, इसमें इतनी बार प्रश्न बना है कि आप उठा के देखिएगा कोई सोल्व पेपर तो यहाँ से प्रश्न आपको खूब मिलेगा और ये सभी को याद भी रहता है। माना जाता है कि ये राम चैतोनी युद्ध में मारे गए थे। इनका निधन कैसे हुआ था तो ये युद्ध में मारे गए थे। रचनाओं में बात कर ले तो अंग दर्पण भी महत्वपूर्ण है इनकी और रस प्रबोध भी। अंग दर्पण 1737 ईस्वी की है और इसमें 180 दोहों में नखशिख वर्णन रसलीन ने किया है। रस प्रबोध की बात करें तो 1742 ईस्वी में 1117 दोहों में रस विवेचन मिलता है। कहीं कहीं 1704 भी मिलेगा, कहीं 1703 भी, वो 1103 भी मिलेगा, कहीं पे 1117 भी मिलेगा, लेकिन हमें जो मिला है जो प्रामाणिक है वो 1117 दोहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं
अगली क्लास भी रीतिकालीन कवियों की रहेगी, उनमें भी रीतिबद्ध कवियों की रहेगी। तो इसी में देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास ये करेंगे कि यहाँ पे जो जो महत्वपूर्ण है उसी को हम चर्चा में लें। आगे हम जितना बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो रहेंगे उन्हीं को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कथन जो हम आपको देने वाले हैं, रसलीन के, मतीराम के, भूषण के, देव के, इन सब के जो कथन हम आपको देंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में, और उनकी पंक्तियाँ भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से देंगे, क्योंकि इसी तरह से सिलेबस आपका जल्दी से कवर हो सकता है। लेकिन आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास लेने आया करो तो क्लास लेने से पहले आप क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। उसी के साथ में क्लास को लाइक करने के बाद में जब आप पूरी क्लास ले लेते हो, आपको जो भी उचित कमेंट लगे आप कमेंट कर दिया कीजिए। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। उसी के साथ में जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि देखिए क्लासेज फ्री हैं और किसी का भी एक का हो सकता है कि भला हो जाए आपके हाथ से, फिर आपका भी भला हो जाए। इसीलिए क्लासों को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में रीतिकालीन अन्य कवियों के साथ में। रीतिबद्ध कवियों को में ही अभी हम चल रहे हैं। तो ठीक है, अगली वीडियो तक। और ये बात और कहनी थी कि आप समय से क्लास देखा कीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाता है, इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। जैसे ही क्लास अपलोड होती है उसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि क्लास अपलोड हो गई, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद भी आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद जब हमें कमेंट करके हमसे उत्तर लेते हैं तो ये थोड़ा सा निराशाजनक होती है। कभी कभी अपने में एकदम से जो हमारा मन मस्तिष्क है वो एकदम से शून्य हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दें आपको। बताइए, 5 दिन 6 दिन आपकी क्लास को अपलोड हुए हो गए और उसके बाद आप हमसे अब उत्तर मांग रहे हैं इसका। इसीलिए कहते हैं समय से आप क्लास देखिए, समय पे आप अपना कमेंट उचित दीजिए, ताकि अगली वाली वीडियो में हम आपका जो भी उत्तर है वो दे सके। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप समय से क्लास लेते रहिए, क्योंकि एक दिन भी अगर आप क्लास छोड़ देते हो तो फिर क्लासें बढ़ती चली जाती हैं और फिर एक टाइम आप क्लासें पढ़ना बंद सा कर देते हो, फिर नोट्स आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए आप साथ के साथ लेके चलिए। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी तो मेहनत करनी है ना। देखिए, बिना प्रयास किए, बिना मेहनत के तो कोई भी सफलता अर्जित नहीं की जाती, चाहे वो आपका खाना ही खाना क्यों ना हो। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास, अब की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।